आज हमारे सामने 19 नवंबर 2025 के कई दिलचस्प लेख और संपादकीय हैं। हम्म। ऊपर से देखने पर ये बिल्कुल अलग-अलग लगते हैं। हाँ। कहीं अमेरिका से गैस खरीदने की बात है तो कहीं बिहार के चुनावी नतीजों का विश्लेषण। और एक तरफ सोनभद्र में हुए एक दर्दनाक हादसे की रिपोर्ट है, तो दूसरी तरफ खेती में एआई के इस्तेमाल से एक नई क्रांति की उम्मीद। बिल्कुल, हम्म। ये सब बिखरे हुए धागे जैसे लगते हैं। हाँ, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ बुनते हैं तो भारत की एक बड़ी मजेदार और जटिल तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें भारत एक साथ कई मोर्चों पर एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। दुनिया में भी और देश के अंदर भी। तो आज की चर्चा इसी बैलेंसिंग एक्ट पर होगी। हम देखेंगे कि कैसे भारत एक तरफ अमेरिका जैसी महाशक्ति को साधने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने पड़ोस में मची उथल-पुथल से भी निपट रहा है। और देश के अंदर हम राजनीति की जटिलताओं और जमीनी हकीकत के बीच के तनाव को समझने की कोशिश करेंगे। और इन सब चुनौतियों के बीच हम उम्मीद की उन किरणों पर भी बात करेंगे जो तकनीक और नए विचारों से निकल रही हैं। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वैश्विक शतरंज की बिसात से। एक बड़ी खबर है कि भारत अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन एलपीजी यानी रसोई गैस खरीद रहा है। हाँ। अब ये सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन ये भारत की सालाना जरूरत का सिर्फ 10% ही है। और सौदा भी बस 1 साल का है। तो सवाल ये उठता है कि ये डील इतनी अहम क्यों है? क्या ये सिर्फ एक मामूली व्यापारिक समझौता है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह सौदा व्यापार से ज्यादा भू राजनीति के बारे में है। अच्छा। एक संपादकीय हमें याद दिलाता है कि अमेरिका काफी समय से भारत पर दबाव बना रहा है कि वो रूस से ऊर्जा खरीदना कम करे। हाँ, यूक्रेन युद्ध के बाद से ये चल रहा है। एक तरह से स्थिर रखने में मदद की थी। अच्छा, तो ये एक तरह से अमेरिका को खुश करने का एक तरीका है कि देखिए हम आपसे भी ऊर्जा खरीद रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक रणनीतिक कदम है। इस एक कदम से भारत 2 निशाने साध रहा है। एक, अमेरिका के साथ व्यापार घाटे को कुछ हद तक कम करना, और दूसरा जो ज्यादा जरूरी है वो है टैरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर चल रही बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करना। तो ये 10% एलपीजी एक तरह की डिप्लोमेटिक चाबी है। बिल्कुल, जिससे व्यापार के बड़े दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है। ये एक इशारा है कि भारत रिश्ते संतुलित करने को तैयार है। तो एक तरफ हम अमेरिका के साथ ये नाजुक संतुलन बना रहे हैं, लेकिन तभी एक दूसरा लेख जो जेएनयू के एक प्रोफेसर का विश्लेषण है, वो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर दिखाता है। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। उनका तर्क है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते असर को रोकने के लिए इस पूरे इलाके में अस्थिरता पैदा कर रहा है। और इसका सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला उदाहरण वो बांग्लादेश का देते हैं। हाँ, जहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी गई है। लेख में आरोप लगाया गया है कि इसके पीछे कट्टरपंथी ताकतों का हाथ है, जिन्हें बाहरी शक्तियों का समर्थन हासिल है। और लेखक का दावा है कि ये एक पैटर्न का हिस्सा है। सही बात है। वो याद दिलाते हैं पाकिस्तान में इमरान खान, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार और नेपाल में केपी शर्मा ओले, इन सभी को सत्ता से हटाया गया। और इन सब में एक बात कॉमन थी कि ये सभी चीन के करीबी माने जाते थे। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। और इसका भारत पर क्या असर पड़ता है? शेख हसीना तो भारत की करीबी सहयोगी मानी जाती थी। बहुत गहरा असर। शेख हसीना के रहते भारत की पूर्वी सीमा लगभग पूरी तरह सुरक्षित हो गई थी। उन्होंने चरमपंथी गुटों पर जबरदस्त लगाम कसी थी। और अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों के मजबूत होने का मतलब है भारत के लिए एक नई और बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती का खड़ा हो जाना। तो सोचिए भारत की दुविधा क्या है। एक तरफ अमेरिका व्यापारिक दोस्त बनने की पेशकश कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसी अमेरिका की नीतियां हमारे पड़ोस में आग लगा रही हैं, जिसे बुझाने की जिम्मेदारी आखिर में हम पर ही आ जाती है। ये तो हुई विदेश नीति की बात, जहां दांव पेंच बहुत बड़े हैं। लेकिन एक और लेख हमें याद दिलाता है कि देश के अंदर भी कुछ ऐसी ही गहरी चुनौतियां हैं। हाँ, और जिनकी कीमत आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की घटना इसी का एक भयावह उदाहरण है। सोनभद्र, जिसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, वहां एक पत्थर की खदान धंस गई और कई मजदूरों की जान चली गई। और ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, एक संपादकीय इसे व्यवस्था की विफलता कहता है। बिल्कुल। वहां मजदूरों के पास ना तो जरूरी सुरक्षा उपकरण है, ना ही कोई ट्रेनिंग। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये थी कि वहां खनन का तरीका पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। हाँ। लेख में बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर ब्लास्टिंग के लिए वैज्ञानिक तरीकों की जगह अंगूठे के नियम यानी अंदाजे से काम चलाते हैं। और यही सबसे खतरनाक है।
अंगूठे का नियम, मतलब कोई हिसाब किताब नहीं, बस अंदाजा लगा लिया कि कितना विस्फोटक डालना है। और वो बेंचिंग वाली बात भी। हाँ, कि पहाड़ों को काटते समय बेंचिंग नहीं की जाती, यानी सीढ़ी नुमा कटाई जो खदान को स्थिर रखने के लिए जरूरी है, उसकी जगह बस सीधा काटते जाते हैं, जिससे पूरी की पूरी पहाड़ी के ढहने का खतरा बना रहता है। और ये सब जानते हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नियम नहीं है या उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं है? लेख तो साफ इशारा करता है कि ये इच्छा शक्ति की कमी का मामला है। वहां बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है, जिसमें कथित तौर पर स्थानीय राजनेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत होती है। और IIT धनबाद जैसे विशेषज्ञ संस्थान पास में ही है। हाँ, जिनकी मदद ली जा सकती है, लेकिन कोई नहीं लेता। ये एक ऐसा सिस्टम है जो थोड़े से मुनाफे के लिए इंसानी जान को दांव पर लगा रहा है। सिस्टम की यही विफलता और जटिलता हमें राजनीति में भी दिखती है, और इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण बिहार के हालिया चुनाव नतीजों में मिलता है। हाँ, एक विश्लेषण कहता है कि दुनिया भर में आजकल सत्ताधारी पार्टियां चुनाव हार रही हैं। लेकिन भारत में ट्रेंड उल्टा चल रहा है। यहाँ अब सत्ताधारी दल ज्यादातर चुनाव जीत रहे हैं। और बिहार में NDA की जीत इसी कहानी को और मजबूत करती है। इसके पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। एक तो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने कामों के प्रति मतदाताओं का आभार। हाँ, कई लोगों ने लेखक से कहा कि उनकी सेहत अब ठीक नहीं रहती, लेकिन उन्होंने सड़क, बिजली जैसे काम किए हैं, इसलिए उन्हें इस हालत में सत्ता से हटाना अशिष्टता होगी। ये एक तरह का भावनात्मक लगाव है। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ एक कड़वी सच्चाई भी है। अगर बिहार एक देश होता तो वो दुनिया का 12वां सबसे गरीब देश होता। सही बात है। तो फिर सिर्फ आभार और भावना के आधार पर वोट क्यों पड़ रहा है? यहीं पर विश्लेषण एक वेलफेयर ट्रैप की बात करता है। बिहार का सरकारी खर्च राज्य की GDP का 34% है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है। और इसका बड़ा हिस्सा कल्याणकारी योजनाओं पर जाता है। और लेख में एक और गंभीर बात कही गई है। क्या? कि अब डिजिटल पेमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल चुनाव के ठीक पहले मतदाताओं के खातों में सीधे पैसे भेजने के लिए किया जा रहा है, जो एक तरह से वोट खरीदने जैसा है। तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें आज की जरूरतों को पूरा करने का खर्च राज्य के भविष्य के विकास की क्षमता को खा जाता है। पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या मतदाता सिर्फ मुफ्त की चीजों या भावनाओं में बह रहा है? एक दूसरा लेख एक अलग ही और ज्यादा सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। हाँ, वो कहता है कि मतदाता अब जाति के समीकरणों से बाहर निकल रहा है। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। बिहार जो 90 के दशक में जातीय संघर्ष के लिए बदनाम था, वहां इस बार मतदाताओं ने विकास और सुशासन के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका महिला मतदाताओं की रही। हाँ, जिन्होंने पुरुषों के मुकाबले 9% ज्यादा वोट डाले। उनका वोट अक्सर जाति से परे, घर के मुद्दों जैसे सुरक्षा, महंगाई और बच्चों के भविष्य पर आधारित होता है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा। नहीं, राजस्थान के अंता उपचुनाव के नतीजे भी यही कहानी कहते हैं। वहां किसी भी जाति ने एकमुश्त होकर किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया। मतलब स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार की अपनी छवि ज्यादा मायने रखती है। तो इसका मतलब ये है कि अब पार्टियों के लिए सिर्फ जातीय गणित के सहारे चुनाव जीतना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल, संदेश साफ है। मतदाता अब ज्यादा जागरूक है, वो हिसाब मांग रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर है। उस सबसे बड़े बैलेंसिंग एक्ट पर आते हैं जिसका सामना पूरी दुनिया कर रही है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। हाँ, ब्राजील में हुए COP30 जलवायु सम्मेलन में विकसित और विकासशील देशों के बीच की खाई और गहरी हो गई है। मुद्दा हमेशा की तरह पैसे पर आकर अटक गया है। विकासशील देशों का कहना है कि उन्हें जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए हर साल $1.3 ट्रिलियन चाहिए। $1.3 ट्रिलियन? और इसके जवाब में विकसित देशों ने 2035 तक सिर्फ $300 बिलियन देने का वादा किया है। और उसमें से भी ज्यादातर पैसा कर्ज के रूप में होगा, मदद के रूप में नहीं। बिल्कुल, यहीं पर भारत जलवायु न्याय की बात करता है। भारत का पक्ष बहुत साफ है कि जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाकर विकास किया है, यानी अमीर देशों ने, उनकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा है। उन्हें न सिर्फ अपने उत्सर्जन में भारी कटौती करनी चाहिए, बल्कि विकासशील देशों को बिना शर्त अनुदान के रूप में पैसा देना चाहिए। और सिर्फ पैसा ही नहीं, तकनीक भी। सही बात है। भारत का कहना है कि अमीर देश बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी पेटेंट के नाम पर जरूरी ग्रीन टेक्नोलॉजी को विकासशील देशों तक पहुंचने से रोकते हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।
तो एक तरफ ये बड़ी बड़ी निराशाजनक बातें हैं, लेकिन तभी एक दूसरा अध्ययन सामने आता है जो उम्मीद की एक बहुत बड़ी वजह देता है। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प स्टडी है। इसके मुताबिक जलवायु परिवर्तन से लड़ने की लागत शायद उतनी ज्यादा है ही नहीं जितना हम डरते हैं। हाँ, ये अध्ययन G20 की 9 उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित है, जिसमें भारत भी शामिल है, और इसका अनुमान है कि इन देशों को अपने क्लाइमेट टारगेट पूरे करने के लिए 2030 तक हर साल सिर्फ $255 अरब के अतिरिक्त निवेश की जरूरत होगी। सिर्फ 255 अरब? हाँ, और ये इन देशों की कुल GDP का महज 0.6% है। सिर्फ 0.6%? ये तो लगभग अविश्वसनीय लगता है। ये आंकड़ा इतना कम कैसे हो सकता है? ये इसलिए कम है क्योंकि इस मॉडल में उस बचत को भी गिना गया है जो जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल और कोयले पर खर्च न करने से होगी। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा निवेश सोलर या विंड एनर्जी में नहीं चाहिए। तो फिर कहाँ चाहिए? बल्कि स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में कार्बन कैप्चर तकनीक के लिए चाहिए होगा। कार्बन कैप्चर, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है ऐसी तकनीक जो इन फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं में से कार्बन को हवा में घुलने से पहले ही सोख लेती है। अच्छा। ये उद्योग ऐसे हैं जहां उत्सर्जन कम करना सबसे मुश्किल माना जाता है। तो ये अध्ययन कहता है कि अगर हम सही जगह पर निवेश करें तो ये लक्ष्य मुश्किल नहीं है। तकनीक से जुड़ा ये व्यवहारिक समाधान हमें आज के आखिरी और शायद सबसे आशावादी लेख की तरफ ले जाता है। हाँ, तीसरी हरित क्रांति वाली बात, जिसे ज्ञान क्रांति कहा जा रहा है, और इसे लाने की ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में है। और इसे समझाने के लिए मेवात के एक किसान का उदाहरण दिया गया है जो बहुत ही शानदार है। हाँ, वो वाकई कमाल का है। सोचिए, एक किसान के खेत में कुछ सेंसर लगे हैं जो मिट्टी की नमी माप रहे हैं। ये डेटा AI सिस्टम में जाता है जो मौसम के पूर्वानुमान के साथ इसका विश्लेषण करता है और फिर किसान के साधारण से फोन पर एक मैसेज भेजता है, आज अपना पंप सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाएं। वाह, एक छोटा सा मैसेज, लेकिन इसका असर कितना बड़ा होगा। पानी बचा, बिजली बची और मिट्टी की सेहत भी खराब नहीं हुई। यही तो क्रांति है। लेख में UPI की तरह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म कृषि ज्ञान बनाने का विजन रखा गया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देश के हर किसान, हर खेत, हर कृषि वैज्ञानिक और हर बाजार को एक दूसरे से जोड़ देगा। हर किसान के पास अपनी जमीन और फसल से जुड़ा सटीक डेटा होगा। और इस विजन का जो हिस्सा मुझे सबसे अच्छा लगा वो है ग्राम वैज्ञानिक का कॉन्सेप्ट। हाँ, वो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। कल्पना कीजिए कि हर गांव में एक कृषि स्नातक हो जो लैपटॉप और इंटरनेट से लैस हो और वो किसानों को AI से मिली सलाह को उनकी भाषा में समझाए। इससे न सिर्फ किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, बल्कि गांव में ही पढ़े लिखे युवाओं के लिए लाखों रोजगार पैदा हो सकते हैं। ये तकनीक को लैब से निकालकर सीधे खेत की मेड़ तक ले जाने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। और ये दिखाता है कि भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी तकनीक और युवा आबादी से निकल सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो साफ है कि भारत कई नावों पर एक साथ सवार है और संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वैश्विक मंच पर चीन और अमेरिका के बीच की खींचतान है, तो दूसरी तरफ देश के अंदर गरीबी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक मजबूरियों की जमीनी हकीकत है। और इन्हीं तनावों के बीच 2 बातें साफ तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी बात मजबूती से रख रहा है, चाहे वो व्यापार हो या जलवायु न्याय। और दूसरी के देश के अंदर का मतदाता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो रहा है। और इन सब के ऊपर AI जैसी तकनीक पारंपरिक समस्याओं के लिए नए और चौंकाने वाले समाधान पेश कर रही है। आज के स्रोत हमें 2 तरह की दुनिया दिखाते हैं। एक दुनिया है धीमी, जटिल और अक्सर निराशाजनक राजनीति की, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या घरेलू। और दूसरी दुनिया है तेज, डेटा पर आधारित और व्यवहारिक समाधानों की। हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि भविष्य को इन दोनों में से कौन सी दुनिया परिभाषित करेगी, और क्या हम दूसरी दुनिया की सफलताओं का इस्तेमाल पहली दुनिया की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए कर सकते हैं।